ज्ञानदूत 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं मैलोनिक एस्टर के बारे में कुछ बातें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इथाइल एसीटोएसीटेट से कैसे विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स को उनका संश्लेषित किया जा सकता है, वो हमने देखा था। आज जिन टॉपिक्स को हम टच करते हुए निकलेंगे डाई इथाइल मैलोनेट्स में, वो है प्रिपरेशन ऑफ मैलोनिक एस्टर, एल्काइलेशन ऑफ डाई इथाइल मैलोनेट और सिंथेसिस यूजिंग मैलोनिक एस्टर। सिंथेसिस जो है वो कुछ कंपाउंड्स का हम इस वीडियो में देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो कि डाई इथाइल मैलोनेट का पार्ट 2 होगा, उसमें हम कुछ और यौगिकों को मैलोनिक एस्टर से किस प्रकार से सिंथेसाइज कर सकते हैं वो देखेंगे। याद कर लेते हैं कि इनोलेट्स जो यूनिट हमने स्टार्ट की थी उसमें ये सारे टॉपिक्स थे और आमतौर पर इसको राजस्थान के विभिन्न यूनिवर्सिटीज में बीएससी पार्ट 3 में पढ़ाया जाता है। आपकी यूनिवर्सिटी में ये किस ईयर में पढ़ाया जाता है? यूनिवर्सिटी के साइट से सिलेबस को डाउनलोड करके आप इसका पता कर सकते हैं। हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियोस में कि अल्फा हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी फंक्शनल ग्रुप से क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए जो कार्बन है उसको कहते हैं हम अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि आयनिक नहीं है, इसीलिए ऐसा कार्बन हाइड्रोजन बंध H+ आयंस या एसिडिटी प्रदर्शित नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशंस में, इस प्रकार का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिड की तरह बिहेव करता है और ऐसे में उसको कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। और संबंधित जिस कंपाउंड में वो एक्टिव हाइड्रोजन है उस कंपाउंड को कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। और अगर ये मिथाइल ग्रुप है तो उसे कहते हैं एक्टिव मिथाइल ग्रुप। अगर CH2 यानी मिथिलीन ग्रुप है तो उसे कहते हैं एक्टिव मिथिलीन या फिर एक्टिव मिथाइन ग्रुप अगर वो CH ग्रुप है तो। किन कंडीशंस में ये जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन है CH3, CH2 और CH से ये एसिडिक हो सकते हैं या एक्टिव हो सकते हैं? जब ऐसे कार्बन किसी प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे हैलोजन, नाइट्रो, एस्टर इत्यादि से कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए हों, तो इन इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप्स से जुड़े होने के कारण ये जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक हो जाते हैं। हमने इससे पहले इथाइल एसीटोएसीटेट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आइए आज हम जानते हैं डाइइथाइल मैलोनेट के बारे में कुछ बातें। डाइइथाइल मैलोनेट जो है वो मैलोनिक एसिड का डाइइथाइल एस्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रहा डाइइथाइल मैलोनेट और ये है मैलोनिक एस्टर। मैलोनिक एस्टर के दोनों COOH ग्रुप को अगर हम उसका एस्टरिफिकेशन करें, यानी हाइड्रोजन को हटाकर अगर इथाइल ग्रुप इस तरह से जोड़ दे दोनों तरफ, तो ये हो गया डाइइथाइल मैलोनेट। ये एक कलरलेस लिक्विड है जो आमतौर पर ग्रेप्स, अंगूरों और स्ट्रॉबेरीज में पाया जाता है। इसे परफ्यूम के इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। इससे फ्लेवरिंग एजेंट का निर्माण या सिंथेसिस या संश्लेषण करते हैं। इसके अलावा विटामिन बी के सिंथेसिस में भी ये काम आता है। मैलोनिक एस्टर अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए एक महत्वपूर्ण यौगिक इसलिए है। पहला कारण ये है कि उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है। और दूसरी बात ये है कि मैलोनिक एसिड को अगर हम हाइड्रोलिसिस से प्राप्त कर लेते हैं, एस्टर से मैलोनिक एस्टर से मैलोनिक एसिड अगर हम हाइड्रोलिसिस के द्वारा प्राप्त करते हैं तो मैलोनिक एसिड के डेरिवेटिव का हम आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन करके अपने पसंद का, अपने इच्छित यौगिकों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि मैलोनिक एस्टर को किस प्रकार से हम
प्रिपेयर कर सकते हैं। एसिटिक एसिड से शुरू किया, क्लोरीनेशन किया है, क्लोरोएसिटिक एसिड हमें प्राप्त हुआ। फिर उसका KCN से अगर हम रिएक्शन करते हैं तो इसीलिए इस तरह से पोटेशियो साइनो एसिटेट यौगिक हमें प्राप्त होता है। इसको हम इथेनॉल और ड्राई HCl से जब ट्रीट करते हैं तो ये CH2 मेथिलिन ग्रुप जो है और उसके साथ दो COOET ग्रुप एस्टर ग्रुप जुड़े हुए मिलते हैं हमें, और ये है डाइइथाइल मैलोनेट या मैलोनिक एस्टर। इस तरह से हम मैलोनिक एस्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैलोनिक एस्टर जो है स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, यानी मीठी गंध वाला यौगिक है, कलरलेस है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 472 केल्विन है और ये जल में आसानी से विलेय नहीं है। इसकी रिएक्टिविटी, इसकी अभिक्रियाशीलता एसिटोएसिटिक एस्टर जो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ा था उससे इसकी अभिक्रियाशीलता कम है। यह भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को प्रदर्शित करता है। ये देखिए इसका कीटो ग्रुप है जिसमें C डबल बॉन्ड O जो एस्टर में COOET है उसमें ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और इसे कहते हैं हम कीटो ग्रुप। इसमें ये जो हाइड्रोजन है मेथिलीन ग्रुप का, ये एक्टिव हाइड्रोजन है या एसिडिक हाइड्रोजन के नाम से पुकारा जाता है। इसका एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन या फिर इस कार्बोनिल ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और ये जो इनके डबल बॉन्ड्स हैं वो इन दोनों कार्बन के बीच में या फिर इन दोनों कार्बन के बीच में डिस्प्लेस या डिलोकलाइज हो जाते हैं और हमें इस तरह से इनोलिक फॉर्म मिलता है। इन इनोलिक फॉर्म में इन जो है इस C डबल बॉन्ड C के लिए, ऑल यानी अल्कोहल इस OH फंक्शन ग्रुप के लिए, दोनों को मिलाकर इनोलिक फॉर्म कहा जाता है। ये टॉटोमेरिज्म है और टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में क्या अंतर है, टॉटोमेरिज्म ये क्यों है और क्यों इसका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है होता है, ये सारी बातें हमने इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ ली थी। अब हम आते हैं इस सिलेबस इस टॉपिक के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से में जिसे कहते हैं एल्काइलेशन ऑफ डाइइथाइल मैलोनेट। एल्काइलेशन ऑफ डाइइथाइल मैलोनेट यानी ये है डाइइथाइल मैलोनेट का मॉलिक्यूल, इसके जो एक्टिव हाइड्रोजन है उसको हम अपनी पसंद का अपने डिजायर्ड एल्काइल ग्रुप्स से रिप्लेस करेंगे। इसके लिए जो पहला स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। हम क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ऑर्गेनिक बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑर्गेनिक बेस जो है इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा और C माइनस में इसको कन्वर्ट कर देगा। हमने सोडियम इथॉक्साइड बेस के रूप में लिया है और इसका ETO माइनस इस H प्लस के साथ इस तरह से साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा और ये सोडियम जो है इस C माइनस के साथ जुड़कर इस तरह से मोनोसोडियो मैलोनिक एस्टर या सॉल्ट हमें प्रदान करेगा। ये जो सोडियो एस्टर है इसमें रेजोनेंस होता है जैसे कि आप देख रहे हैं और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसलिए आसानी से ये बन जाता है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जैसे होता था उसी तरह से इसका जो आयन है C माइनस, ये कार्बन आयन भी उसी प्रकार का टॉटोमेरिज्म दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O जो है वो O C सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर माइनस में परिवर्तित हो गया है और ये चार्जेस का इस तरह से डिस्प्लेसमेंट है और फिर दोबारा यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर डिस्प्लेस हो गया या विस्थापित हो गया तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ने लिया तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें स्टेबलाइजेशन हो रही है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है और यही स्टेबलाइजेशन यहाँ पर दो एस्टर ग्रुपिंग है तो दोनों तरफ इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और सोडियम जो आयन है उस O माइनस के साथ जाके यहाँ जुड़ जाएगा, एक बार यहाँ और दूसरी बार यहाँ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, विस्थापन है इलेक्ट्रॉन्स का, वो इन तीर के निशान के द्वारा, वक्र तीर के निशान के द्वारा यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो इसी तरह से सोडियो मैलोनिक एस्टर के ये दो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें प्राप्त होते हैं इसलिए क्योंकि इधर भी C डबल बॉन्ड O है और इधर भी C डबल बॉन्ड O संयुग्मन में इस संरचना के साथ जुड़ा हुआ है। स्टेप 2 में जो पहले स्टेप में हमको ये सोडियो
एस्टर प्राप्त हुआ था, उसका एल्काइल हैलाइड से हम रिएक्शन करवाते हैं। याद कीजिए कि यहाँ पर पहले CH2 था, अब CH है क्योंकि एक हाइड्रोजन बेस ने निकाल लिया है। अब हम इच्छित एल्काइल ग्रुप को इसके साथ जोड़ेंगे इस रिएक्शन के द्वारा। ये जो हैलोजन है और ये सोडियम है, ये NaX या सोडियम हैलाइड के रूप में साइड प्रोडक्ट में निकल जाएंगे और इस कार्बन एल्काइल ग्रुप और इस कार्बन के बीच में एक CC बॉन्ड निर्माण होगा। ये रहा कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना हुआ यहाँ पर। और यहाँ एल्काइल इथाइल मैलोनेट बना है, जहाँ की पहले CH2 था, उसका एक हाइड्रोजन डाइथाइल मैलोनेट का एक्सक्यूज मी अब एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया है। यहाँ पर क्योंकि एक हाइड्रोजन और है, तो इसलिए हम इसका फिर दोबारा सोडियम मेथॉक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिससे ये प्रोटॉन निकल के आ जाएगा। सोडियम इसके जगह पे C- के साथ जुड़ा हुआ हमें मिलेगा। तो ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनो एल्काइल, एक एल्काइल ग्रुप का मेलोनेट एस्टर के साथ, मेलोनिक एस्टर के साथ जो है जुड़ा हुआ है। और हमें इसका मोनो एल्काइल मेलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट हमें प्राप्त हुआ। याद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो मेलोनिक एस्टर के दोनों हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों यहाँ पर से अब दो बार बेस के साथ रिएक्शन होने पर ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जा चुके हैं। यहाँ पर C- है और इसका हम रिएक्शन कराएंगे एक और एल्काइल हैलाइड से। यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है वो भी अपने पसंद का, अपने इच्छित या अपना डिजायर्ड एल्काइल ग्रुप होगा, उसका हैलाइड हमने लिया। ये हैलोजन और ये सोडियम सोडियम हैलाइड के रूप में यहाँ से बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएंगे इस एल्काइल ग्रुप में, और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। इस तरह से देख रहे हैं कि हम जब CH2 से शुरू हुए थे, मेलोनिक एस्टर से हमने सिंथेसिस स्टार्ट की थी, और उसके जगह अब यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को हटा के दो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा दिया गया है। वो एल्काइल ग्रुप जो हम चाहते हैं, हमारा डिजायर्ड एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर अब आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। ये देखिए, मोनो एल्काइल मैलोनिक एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है और डाई एल्काइल मैलोनिक एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है। मोनो एल्काइल मैलोनिक एस्टर स्टेप 2 में हमें प्राप्त हुआ था और डाई एल्काइल मैलोनिक एस्टर अंत में हमने इससे पहले वाले स्क्रीन में देखा था इसका रिएक्शन कि कैसे हमने इसको प्राप्त किया। हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पर और हाइड्रोलिसिस से जो एस्टर ग्रुप्स है वो COO- में परिवर्तित हो जाएंगे। ये जो डाइकार्बोक्सिलेट आयन मिले हैं यहाँ और यहाँ पर, इनका प्रोटोनेशन करने पर COOH में परिवर्तित हो रहे हैं। तो दोनों COO- COOH में परिवर्तित हो गए। इस वाले मोनो एल्काइल मैलोनिक एस्टर से यहाँ तक पहुंच गए। उसी प्रकार से इसका हाइड्रोलिसिस किया और प्रोटोनेशन करने के बाद ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिला। इन दोनों में क्या अंतर है? ये मोनो एल्काइल मैलोनिक एस्टर है और ये डाई एल्काइल मैलोनिक एस्टर का एसिड है। सॉरी, मोनो एल्काइल मैलोनिक एसिड है जो कि मोनो एल्काइल मैलोनिक एस्टर से प्राप्त हुआ, और ये डाई एल्काइल, ये रहा दोनों एल्काइल ग्रुप, डाई एल्काइल मैलोनिक एसिड है जो कि डाई एल्काइल मैलोनिक एस्टर से प्राप्त हुआ। यहाँ तक सेम है और आगे भी सेम। देखिए, अब क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों COOH ग्रुप हैं तो ऐसे कंपाउंड थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों COOH और यहाँ दोनों COOH एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इनको हीट करने पर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर डिकार्बोक्सिलेशन होता है। एक COOH निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा और ये जो H है इस कार्बन से जुड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पर भी गर्म करेंगे तो एक CO2 निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे इसका डिकार्बोक्सिलेशन किया, यहाँ RCH है, एक और H, तो RCH2 और ये COOH, ये RCH2 और COOH, इससे हमें मिला मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें जो ये R ग्रुप है वो हमारी पसंद का है, या जो हमारी जरूरत, जिस प्रकार की जरूरत होगी उस प्रकार का एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हमने इसका डिकार्बोक्सिलेशन जब किया इस मैलोनिक एसिड डेरिवेटिव का, तो ये COO2 निकल गया और ये H इस कार्बन से जुड़ गया, तो ये हो गया R'(CH COOH, ये यहाँ लिखा हुआ है। और इस ये भी डिजायर्ड या इच्छित मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें R और R' ग्रुप जो है हम अपनी पसंद का लगाएंगे। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त हुआ, इसमें जहां एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है
वो उसका CH2COOH CH2COOH हिस्सा मेलोनिक एस्टर से आया है। उसी प्रकार से यहाँ जो डिजायर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड या इच्छित कार्बोक्सिलिक एसिड हमने प्राप्त किया है, उसका CHCOOH वाला हिस्सा मेलोनिक एस्टर से आया है। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जब जो कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से इस सिंथेसिस को समझ सकें। हम कुछ यौगिकों का सिंथेसिस करेंगे मेलोनिक एस्टर के द्वारा, और पहला सिंथेसिस हम करते हैं सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें एग्जांपल देखते हैं एन-ब्यूटारिक एसिड। देखिए ये है एन-ब्यूटारिक एसिड। एन-ब्यूटारिक एसिड में से जो CH2COOH वाला हिस्सा है वो मेलोनिक एस्टर से आया है, और C2H5 ग्रुप हमें जोड़ना है। इसी तरह से हम इसको जनरल वे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें सिंथेसाइज करना है तो उसको RCH2COOH के रूप में लिखें, और CH2COOH को बॉक्स के अंदर डाल दें। जो ग्रुप बचा हुआ है वो हमें मेलोनिक एस्टर में जोड़ना है। अगर इस तरह से डाई अल्काइल ग्रुप्स जोड़ने हैं तो CHCOOH को बॉक्स में डाल दें, जो कि हमें मेलोनिक एस्टर से प्राप्त होगा। और ये जो R और R प्राइम ग्रुप है वो हमको मेलोनिक एस्टर के एल्काइलेशन में ये दोनों ग्रुप्स जोड़ने हैं। CHCOOH जो है वो CHCOOH ये हिस्सा मेलोनिक एस्टर से आया है, उसमें हमें ये दोनों एल्काइल ग्रुप जोड़ने हैं। और किस तरह से जोड़ने हैं वो हमने इससे पहले जब हमने एल्काइलेशन किया था उसके स्टेप 2 में इस चीज को देखा था। तो आइए एन-ब्यूटारिक एसिड को स्टार्ट करने के लिए को सिंथेसाइज करने के लिए या सिंथेसिस लिखने के लिए मेलोनिक एस्टर का मॉलिक्यूल लिखते हैं। और क्योंकि एन-ब्यूटारिक एसिड का CH2COOH, ये देखिए CH2COOH ग्रुप जो है मेलोनिक एस्टर से आया है, तो हमें इसमें सिर्फ इथाइल ग्रुप जोड़ना है। तो इसका एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे सोडियम इथॉक्साइड के साथ। यहाँ पर C माइनस आएगा और H रहेगा और Na प्लस होगा, जैसा कि हमने इससे पहले सिंथेसिस में देखा था। एग्जाम के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो आपको इस स्टेप को बढ़ाकर खोल कर लिखना है, जैसे कि हमने इससे पहले लिखा है। उस C माइनस का हमने इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा तो इथाइल ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा C2H5 ग्रुप, जिसको हमने शॉर्ट में इथाइल लिखा हुआ है, ET लिखा हुआ है, और एक हाइड्रोजन मेलोनिक एस्टर का यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको हमने चेंज नहीं किया है। दोनों COOET ग्रुप, दोनों एस्टर ग्रुप, इथाइल एस्टर ग्रुप जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि इसका हाइड्रोलिसिस करें। एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस हमने किया तो COO माइनस हमें प्राप्त होगा, जो कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में भी देखा था। और फिर उसका H प्लस से एसिडिफिकेशन करते हैं या प्रोटोनेशन करते हैं, नॉट एसिडिफिकेशन, जिससे कि COO माइनस ग्रुप जो है COOH में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमको ब्यूटारिक एसिड में सिर्फ एक COOH ग्रुप चाहिए, तो आसानी से डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, हीट करेंगे, CO2 निकल जाएगा, ये H इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा CH2COOH और इधर इथाइल ग्रुप। तो इस इथाइल ग्रुप को अब हमने खोल के लिखा है C2H5 और यहाँ CH2COOH, ये वाला हिस्सा इस मॉलिक्यूल के इधर से आया है। तो इस प्रकार से एन-ब्यूटारिक एसिड का हम सिंथेसिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सिंथेसिस, आइसोब्यूटारिक एसिड। ये है आइसोब्यूटारिक एसिड। इस सिंथेसिस को भी शॉर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि इसकी पूरी जो मैकेनिज्म है इसके पहले वाले स्लाइड्स में हमने देखा हुआ है। तो आप देखें कि आइसोब्यूटारिक एसिड को हम इस तरह से लिखते हैं। इसमें से CHCOOH वाला हिस्सा जो है वो मेलोनिक एस्टर से आया है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में आपको दिखाया था। और देखते हैं कि कौन से ग्रुप हमें लगाने हैं। हमें ग्रुप 2 लगाने हैं, CH3 और CH3, 2 मेथाइल ग्रुप इसमें लगाने हैं। तो मेलोनिक एस्टर से हमने स्टार्ट किया। सोडियम इथॉक्साइड 2 बार लेंगे। पहली बार लेंगे, एक हाइड्रोजन जाएगा, C माइनस में यहाँ परिवर्तित हो जाएगा ये, और उसके साथ मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ CH3 ग्रुप लग जाएगा पहला। एक हाइड्रोजन बचा हुआ होगा, उसका फिर हम सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे और वो C माइनस में चेंज हो जाएगा, H निकल जाएगा, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन निकल जाएगा। उसका फिर हम मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो दोनों CH3 यहाँ पर लग जाएंगे। और इस तरह से हमें डाई मिथाइल मेलोनिक एस्टर उत्पाद हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमें करना होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे
और ये COOH में इसको परिवर्तित करेंगे। इसमें से हमें एक COOH ग्रुप नहीं चाहिए, तो हीट करेंगे, CO2 निकल जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा, और हम ये जो H है यहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, एक COOH, एक H और 2 CH3 ग्रुप, और हमको मिलेगा ये प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज आइसोब्यूटारिक एसिड। इस प्रकार से हम मैलोनिक एस्टर से आइसोब्यूटारिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखते हैं एक्टिव वैलेरिक एसिड का सिंथेसिस। ये देखिए, ये जो हिस्सा है वो मैलोनिक एस्टर से आया हुआ है, जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा था। दो ग्रुप्स कौन से जोड़ने हैं, इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप। हमने लिया मैलोनिक एस्टर का मॉलिक्यूल, इसका सोडियम मेथॉक्साइड के साथ या बेस के साथ हमने ट्रीट किया, तो ये C- हो जाएगा क्योंकि एक H यहाँ से निकल जाएगा। फिर हमने C2H5 जोड़ना है, इसलिए C2H5I, तो इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया और सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा, और ये C2H5 ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और हमको मिलेगा ये प्रोडक्ट। इसको भी अगर आप एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने नोट्स में खोल कर लिखिएगा, ठीक उसी तरह से जैसे मैंने स्टेप 2 में इसे 2-3 स्लाइड पहले आपको एक्सप्लेन करके दिया था, 3-4 स्लाइड पहले एक्सप्लेन करके दिया था। अब देखिए कि दोबारा इस वाले हाइड्रोजन को हमें हटाना है और इसको रिप्लेस करना है मिथाइल ग्रुप से, तो हमने सोडियम मेथॉक्साइड बेस का यूज किया और ये C- में चेंज हो जाएगा, C-Na+ यहाँ लग जाएगा और ये हाइड्रोजन हट जाएगा। फिर हमें मिथाइल आयोडाइड से उस जो सोडियम सॉल्ट का हमें ट्रीटमेंट करना, उसके साथ रिएक्शन करवानी है, तो ये C ग्रुप यहाँ इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो पहले स्टेप में इथाइल ग्रुप, नेक्स्ट स्टेप में मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। अब हम करीब है अपने प्रोडक्ट के, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और फिर इसका प्रोटोनीकरण करेंगे COO- आयंस का, कार्बोक्सिलेट आयंस का, जिससे हमें COOH ग्रुप मिलेगा एस्टर से। अब क्योंकि 2 COOH हमें नहीं चाहिए, डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, एक CO2 निकल जाएगा, हीट करने पर ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा C2H5 CH3 C के साथ ये वाला H, ये देखिए यहाँ पर, और ये वाला COH ये रहा। एक्टिव वैलेरिक एसिड का जो सिंथेसिस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसे एक्टिव वैलेरिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है। 1, 2, 3 और 4, ये 4 अलग-अलग ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये कायरल कार्बन है और इसलिए ये एक्टिव कंपाउंड यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और इसीलिए इसका नाम एक्टिव वैलेरिक एसिड है। मुझे उम्मीद है आज की जो डिस्कशन है वो काफी सिंपल थी। वीडियो को स्टॉप करते हुए नोट्स बनाइएगा और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।